हेलो सभी को नमस्कार। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत। ठीक है। और हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था कौन सा, डेवलपमेंट का। हमारा चैप्टर जो है वो डेवलपमेंट का चल रहा था, यही बात है ना। ठीक है। तो देखो, डेवलपमेंट के अंदर हमने बहुत कुछ सीख लिया और आगे अब हम पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको, डेवलपमेंट को। ऐसे कौन 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 से फैक्टर होते हैं। तो पहला फैक्टर होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पोषण। यानी कि आप बालक को किस तरह का पोषण मिलता है, ये डेवलपमेंट को करता है इफेक्ट। ठीक है ना, प्रभावित करता है। न्यूट्रिशन का मतलब कि क्या बच्चे को एक अच्छा खाना दिया जा रहा है ना। अगर बच्चे को अच्छा खाना मिलेगा तो बच्चे का शरीर भी बढ़ेगा, और बच्चे को अच्छा खाना मिलेगा तो बच्चे का जो जो मानसिक विकास है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से होगा। ठीक है। फिर वो समाज के अंदर कुछ साहसिक कार्यों को कर पाएगा, यानी कि सामाजिक विकास भी बढ़िया होगा। ठीक है। लेकिन अगर आप बच्चे को माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना, माल न्यूट्रिशन यानी कि आप बच्चे को खाना बढ़िया नहीं दे रहे, तो इसका मतलब बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। और जब बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है तो बच्चे का ना तो शरीर बढ़िया तरीके से बढ़ता। जब बच्चे का शरीर ही नहीं बढ़ेगा अच्छे तरीके से तो उसका बुद्धि का विकास कैसे होगा, मानसिक विकास भी नहीं होगा। और मानसिक विकास बढ़िया नहीं होगा तो समाज के साथ भी वो अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जब सामाजिक विकास अच्छा नहीं होगा तो वो ज़्यादा कमा भी नहीं पाएगा, ज़्यादा बोझ भार का जोखिम का काम वो नहीं कर पाएगा, उसका आर्थिक विकास भी प्रभावित होगा। तो ये जो न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन, अगर बालक के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है ना, ये चीज़ें हमें गर्भ से ही प्रभावित करती है। कि जैसे गर्भवती माता है, ठीक है ना, अब गर्भवती माता को खाने के लिए अच्छा नहीं दिया जा रहा तो बच्चा क्या है, गर्भ के अंदर ही कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है। और अगर गर्भवती माता को खाने के लिए अच्छा बढ़िया दिया जाएगा, मतलब जैसे डॉक्टर वगैरह भी टेबलेट्स वगैरह भी देते हैं, मतलब कैल्शियम की, विटामिन की, हर तरह की, तो ये जो पोषण होता है ये गर्भ से यानी कि जन्म से पहले भी इफेक्ट डालता है हमारे डेवलपमेंट के ऊपर, और जन्म के बाद में भी डालता है। अगर आप बच्चे को ऐसा खाना दे रहे हो कि जिसके अंदर सारे के सारे पोषक तत्व हैं, यानी कि एक बैलेंस डाइट है, वही बॉडी के लिए अच्छा है। और अगर आप बच्चे को इस तरह का खाना दे रहे हो कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो वसा है ना, ज़्यादा चिकनाई वाला खाना दे रहे हो, तो वो भी बालक के लिए ठीक नहीं है। उसके अंदर बालक क्या हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा मोटा हो जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। वो समाज में, कम्युनिटी के अंदर जाने में एक शर्म महसूस करेगा, क्योंकि मोटापा ज़्यादा है, तो वो किसी काम को ढंग से कर नहीं पाएगा। ठीक है ना, उसकी जो बुद्धि का विकास है वो भी इतना तेजी से नहीं हो पाएगा। मतलब आप इसको एडवांटेज भी मान सकते हो और आप इसको डिसएडवांटेज भी मान सकते हो। आप ये मान सकते हो कि जो पोषण है ना वो फायदा भी करता है, अगर अच्छा खाना दिया जाएगा तो फायदा करेगा, नहीं खाना दिया जाएगा तो नुकसान किया करेगा। अगर जरूरत से ज्यादा भोजन दे दोगे तो वो भी नुकसान करेगा। तो ये हर प्रकार का जो न्यूट्रिशन है इसको क्या बोला जाता है, इसको पोषण जो है वो डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। जो हमारे खाने पीने का तरीका है, हमारा भोजन है, वो किसको प्रभावित करता है, हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा ही करेगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अर्ली स्टिमुलेशन, यानी कि प्रारंभिक उत्तेजना, स्टिमुलस, यानी कि अगर आप बच्चे को कुछ करवा ही नहीं रहे, आप कहोगे क्या मैडम बच्चे को क्या नहीं करवा रहे। जैसे बच्चा, एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी बॉडी पर क्या की जाती है, मालिश की जाती है। मालिश की जाती है ना, क्यों की जाती है, ताकि बच्चे की जो हड्डियां हैं और जो बालक की जो मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। ठीक है। फिर बच्चे को अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। जैसे क्या करते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा ऊपर की ओर उछाल दिया, थोड़ा सा बच्चे को बाएं दाएं घुमा दिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, बच्चे के हाथ पैर की क्या करवा रही है, आप बच्चे को वर्जिश करवा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे के हाथ पैर ऐसे मोड़ रहे हो, कभी बच्चे का हाथ यूं कर रहे हो, कभी यूं कर रहे हो, कभी बच्चे का हाथ यूं कर रहे हो। तो ये उसकी अर्ली स्टिमुलेशन होती है, प्रारंभिक उत्तेजना होती है। जैसे कई माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चे को बस ऐसे ही रखते हैं, ना ऐसे करते ना ऐसे करते, उसको हिलाते डुलाते हैं ही नहीं। होते हैं कई माँ बाप ऐसे कि बच्चों को ऐसे रखेंगे बिल्कुल,
ऐसे कोई यूँ भी कर देगा ना, अरे नहीं, नहीं, नहीं इसको कुछ हो जाएगा। अगर थोड़ा-सा यूँ ऊपर कर देना, अरे नहीं, नहीं इसको कुछ हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से बच्चे के साथ इस तरह के माता-पिता है ऐसा बिहेव करते हैं, तो बच्चा कभी भी एक्टिव नहीं हो पाएगा। बच्चा क्या होगा, बिल्कुल सुस्त डल सा होगा। उसकी हड्डियों का, मांसपेशियों का विकास नहीं होगा। बच्चा किसमें खुश होता है, जब हम बच्चे को ऐसे-ऐसे को 5, 6, 7 महीने का बच्चा ऐसे-ऐसे हिलाते हैं, डुलाते हैं, कभी उछाल देते हैं, कभी यूँ करते हैं, कभी बच्चे को यूँ करते हैं, बच्चे के हाथों-पैरों की ऐसे वर्जिश करवाते हैं यूँ करके, कभी ऊपर हाथ कर दिया, कभी ये वाला ऊपर कर दिया, कभी पैर ऐसे कर दिए। तो इनसे बच्चा क्या होता है, बच्चे के अंदर स्टिमुलेशन होता है। अगर आपने बच्चे को स्टिमुलेशन नहीं दिया, जैसे बच्चा है 7-8 महीने का, आप क्या करोगे, सामने कोई खिलौना रख दोगे और आप इसको ये कहोगे, "ये देख आजा, आजा।" ऐसे करोगे, "आजा" ऐसे करोगे, तो वो अपने पेट के बल सिरक-सिरक के रहेगा, है ना? जब घुटने चलने लग जाएगा तो भी हम ऐसे आगे करते हैं, "आजा, आजा" ऐसे करते हैं। तो इसको ही अर्ली स्टिमुलेशन बोलते हैं। कई माता-पिता बच्चों को बिल्कुल भी स्टिमुलेशन नहीं देते, यानी कि उसको चलने का, फिरने का कोई एक्टिविटी कुछ भी नहीं करवाते। तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सुस्त, आलसी हो जाएगा। वो बच्चा उस तरह से डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा जैसे उसको करना चाहिए। तो ये आपका दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, यानी कि बच्चे के पालने का तरीका क्या है? क्या आप बच्चे को एक गलत तरीके से पाल रहे हो? ठीक है ना? पालने के तरीके कौन-कौन से होते हैं? ये जो चाइल्ड रियरिंग या इसको पेरेंटिंग स्टाइल भी बोल सकते हैं, या आप इसको चाइल्ड रियरिंग बोल सकते हैं कि आप चाइल्ड को कैसे रियर कर रहे हो, कैसे आप उसको पाल रहे हो। ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा, ये अब 4 प्रकार की होती है। जो पेरेंटिंग स्टाइल है, ये जो चाइल्ड रियरिंग है, वो कितने प्रकार की होती है? वो आपकी होती है जी 4 प्रकार की। ठीक है? कौन-कौन सी होती है? वो आपकी होती है, जो पेरेंटिंग स्टाइल है, वो आपका पहला है ऑथोरिटेटिव, पहला है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, जिसको आधिकारिक शैली बोलते हैं या जिसको डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक भी बोलते हैं। मैंने इनके जो अलग-अलग नाम है वो भी आपको दे दिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। तो अब बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा? हमारी बात ये चल रही थी कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या-क्या फैक्टर ऐसे हैं जो उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो देखो, एक है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, आधिकारिक शैली, यानी कि आपका जो बच्चा है, आप उसको, कई माता-पिता ऐसे होते हैं डेमोक्रेटिक वे के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से बच्चे का पालन करते हैं। जैसे मान लो एक माँ है, उसके पास बच्चे को वो बिठा लेती है, फिर वो ये कहती है कि बताओ बेटा, भई जो है बात ऐसी है कि तुम आगे किस प्रकार के जो सब्जेक्ट है वो तुम लेना चाहते हो, तुम लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हो? देखो बेटा, हमने तो तुम्हारे लिए ऐसे-ऐसे सपने लिए हैं, बाकी तुम बताओ कि तुम्हें कैसे अच्छा लगता है, तुम किस बात के अंदर ज़्यादा खुश रहोगे, ठीक है ना? तुम क्या करना चाहते हो? तो ये एक डेमोक्रेटिव, लोकतांत्रिक हो गया। ठीक है? कि आपने बच्चे के कपड़े लाने हैं तो आप बच्चे को भी पूछ लेते हो, साथ में लेकर जाकर, बताओ बेटा तुम्हें कौन-सा कलर पसंद है? बताओ ये कपड़ा तो अच्छा है, अब कलर बता दो तुम्हें, ये बता दो तुम्हें अच्छा लगा या नहीं लगा, तुम इसे पहनोगे क्या? आप जूते लेकर आ रहे हो, आप बच्चे का कोई भी डिसीज़न ले रहे हो, कहने का मतलब ये है, तो आपने उसके अंदर बच्चे को क्या कर रखा है, इन्वॉल्व कर रखा है। कोई भी डिसीज़न आप बच्चे के लिए ले रहे हो, आपने बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हो, लोकतांत्रिक तरीका है भई। आप अपनी भी बच्चे को बात बताते हो और बच्चे की भी सुनते हो। ऐसा नहीं कि जो बच्चा कह रहा है आप सारी बातें मान रहे हो। आप ये बोलते हो ना बेटा देखो, तुम ये बात कह तो रही है पर बेटा ये बात अच्छी नहीं है। भई मैं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें ये बात बता रही हूँ कि ये बात अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं किया करते बेटा। तो आप अपने भी बता रहे हो और बच्चे की भी सुन रहे हो। तो ये कौन-सा तरीका होता है? लोकतांत्रिक तरीका होता है। ये कौन-सा होता है? डेमोक्रेटिव। और इस तरीकों को क्या माना जाता है? सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है ये। ये सबसे बढ़िया तरीका है पेरेंटिंग स्टाइल का, कि जब आप बच्चे की भी सुन रहे हो मन की बात और अपने भी बच्चे के सामने रख रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है? लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिव। उसके बाद दूसरा है ऑथोरिटेरियन। ये तो था ऑथोरिटेटिव, ये था टेरियन पेरेंटिंग, यानी कि अधिनायकवादी शैली, जिसको डिसिप्लिनेरियन कहते हैं, यानी कि अनुशासक बोलते हैं। जिसको डिसिप्लिनेरियन बोलते हैं, यानी कि अनुशासक बोलते हैं। ऐसे माता-पिता हमेशा बच्चों के ऊपर अनुशासन रखते हैं बहुत ज़्यादा। हद से ज़्यादा जो अनुशासन है वो बालक के ऊपर रखा जाता है। मतलब आपने बच्चे की नहीं सुनते आप लोग। किसकी नहीं सुनते? बच्चे की नहीं सुनी जाती, केवल अपनी सुनाई जाती है। ठीक है ना?
देखो इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर बच्चे को जो पहले वाले मैंने आपको बताया, बच्चे की केयर बहुत होती है, बच्चे की केयर इसके अंदर बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है ना? बच्चे को केयर बहुत ज़्यादा इसके अंदर की जाती है। अब यहाँ ऑथोराइज़्ड पेरेंटिंग के अंदर क्या है, यहाँ पर केयर तो यहाँ पर भी बच्चे की बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन इसके अंदर बच्चे की सुनी नहीं जाती, लेकिन यहाँ बच्चे की सुनी भी जाती है। केयर भी की जाती है और बच्चे की सुनी भी जाती है, पर यहाँ पर बच्चे की नहीं सुनी जाती। मतलब तुम्हें ऐसा कह दिया तो कह दिया, तुम्हें ऐसे करना है तो करना है ना? तुम्हें 10th के बाद तुम्हें नो मेडिकल लेनी है, डॉक्टर ही बनना है। बच्चा कहता है ना नहीं पापा, या अपनी मम्मी को बोलता है कि मेरा जो है वो मेडिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं लूँगा। लेकिन माँ-बाप नहीं मान रहे, नहीं तुम्हें ऐसा करना है। तुम्हें इतने बजे तक घर आना है तो आना है, ना किंतु ना परंतु। बस तुम्हारी नहीं चलेगी, जो हमने कह दिया वो कह दिया। इसको हम इसको क्या बोलते हैं, डिसिप्लिनेरियन जो है पेरेंट्स बोलते हैं, यानी कि ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग इसको बोला जाता है, यानी कि जो अधिनायकवादी है। हर बात के अंदर अपनी थोपते हैं, बच्चे की यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। बच्चे पर यहाँ पर बच्चे की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिनायकवादी शैली बोलते हैं। उसके बाद है जी परमिसिव पेरेंटिंग। नेक्स्ट हमारा कौन-सा है, परमिसिव पेरेंटिंग। ये परमिसिव पेरेंटिंग क्या होता है? अनुमोदक शैली, यानी कि इंडल्जेंट, आसक्त, यानी कि जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा आसक्त, बहुत ज़्यादा मोह रखते हैं, जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोह रखते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है ना? इसलिए इंडल्जेंट बोला है। इसको परमिसिव पेरेंटिंग बोलते हैं, मतलब जैसा बच्चा करते हैं वैसा ठीक है भई। बच्चा जो करेगा वो ही ठीक है इनके लिए। मतलब बच्चे आपस में कितने भी लड़े, झगड़े, एक दूसरे को मारे, कूटे, कोई चीज़ तोड़ दे घर की, ये लोग कैसे बोलते हैं, भई बच्चा है ये तो करेंगे ही। बच्चा घर में चीज़ को तोड़ रहा है ना? उसने काँच का गिलास तोड़ दिया, एक काँच की प्लेट तोड़ दी। आप बजाए उसको धमकाने के ये कह रहे हैं कि बच्चे हैं, प्लेट तो तोड़ेंगे भई, ये तो ऐसा काम करेंगे, बच्चे हैं यूँ तो करेंगे, ऐसे होते हैं ना आजकल। वैसे आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, ये इंडल्जेंट ज़्यादा होते हैं, कि जो बच्चे ने कह दिया ना वो कह दिया। बच्चा कहेगा कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो खानी है, उसको लाकर देंगे, चाहे वो रात के 9 बजे हों। अगर कई बार क्या होता है कि पापा यूँ बोल देते हैं घर में, बच्चे के पापा, कि नहीं भी 9 बजे हैं, कल सुबह ला दूँगा, पर मम्मी है, मम्मी के आगे क्या चलेगी? मम्मी कहती है, "ना, मेरा बेटे का मन है खाने का, अभी के अभी इसको लाकर दो चॉकलेट, मेरा बेटा तो अभी खाएगा, 9 बज गए तो क्या हो गया, ले आओ जाके।" तो वो बेचारा, अब उसका पापा क्या करे, मरता क्या करे? वो लाके देगा, "ये ले भई, इसकी मम्मी ने कहा है, नहीं लाके दूँगा तो घर में कलेश हो जाएगा, है ना? इससे अच्छा लाई दूँ तो रांद कटे रोग मिटे।" तो वो लाके दे देता है। तो ये होते हैं ना, ये आसक्त होते हैं, ये बच्चे को भला-बुरा नहीं बताते कि देखो बेटा अब 9 बज गए हैं, अब जो है रात को बाहर जाने का टाइम नहीं है, अब हम लोग आराम से बैठे हैं, है ना? अब सोने की तैयारी करेंगे, चॉकलेट कल खाना। वो ये बात नहीं कहते, जो बच्चे ने कह दिया सो कह दिया। बच्चा कहेगा ना पार्क में लेके जाओ तो उनको लेके चल पड़ेंगे। बच्चा कह देगा कि मम्मी टीवी में 1 घंटे देखूँगा तो देख रहा है। बच्चे ने फ़ोन माँग लिया, 2-2 घंटे बच्चा फ़ोन देख रहा है तो देख रहा है ना? आप कहते हो अभी बच्चा है, अब फ़ोन तो देखेगा, देता तो नहीं है ये, मैं क्या करूँ? ये देता तो नहीं है, ऐसे कहती है ना कई लेडीज़ ऐसे आपको मिल जाएँगी करती, ये फ़ोन देता तो नहीं है। अरे देगा क्या क्यों नहीं? इसको धमकाओ, अगर नहीं मानता एक आधा थप्पड़ लगा के खोस लो इसे फ़ोन, क्यों नहीं देगा? फ़ोन से इसका जो इसका एक सत्यानाश आप कर रहे हो, वो कौन-सी अच्छी बात है? तो इन ऐसे माँ-बाप को इंडल्जेंट बोलते हैं, आसक्त, बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं। बच्चों के मोह में पागल होते हैं ये पागल। इनका काम बच्चे को भला-बुरा नहीं सिखाते। कोई घर पे आ गया, बच्चा नमस्ते नहीं करेगा, कोई बात नहीं, बच्चा है फिर बाद में कर लेगा। बाद में क्या कर लेगा? अगर आप उसको नहीं सिखाए तो वो नहीं करेगा। वो इंडल्जेंट पेरेंट्स होते हैं, यानी कि परमिसिव टाइप के। उसके बाद है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, यानी कि बेपरवाह शैली, जिसको हम क्या बोलते हैं कि उसको हम अ, यूनिनेबल्ड बोलते हैं, ठीक है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? अनइनवेल्वेड बोलते हैं, यानी कि असंबंध। यानी कि ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं, ये बेपरवाह होते हैं, इनको ये भी नहीं पता होता कि इनका बच्चा कौन-सी क्लास में पढ़ता है, ठीक है? इनको कोई मतलब नहीं है अपने बच्चे से। इनका बच्चा कुछ भी करे, पढ़े, ना पढ़े, खेले, ना खेले, वो झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, क्लास के अंदर नालायक है, पास आ रहा है, फेल आ रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको अपनी समस्या से फुर्सत नहीं होती, तो ये नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग होती है, ये सबसे घातक है भई, ये सबसे घातक है। ये सबसे बेकार पेरेंटिंग होती है कि जो माता-पिता अपने बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते, ये जो पेरेंटिंग होती है, ये सबसे भयानक पेरेंटिंग है ये, जिनको यही नहीं पता कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। तो ऐसे बच्चों का पथ से भ्रष्ट होना यानी कि खराब होना तय है,
ठीक है, तो हमने 4 प्रकार के पेरेंटिंग की बात की हमने, 4 प्रकार की पेरेंटिंग होती है। कौन-कौन सी पेरेंटिंग होती है 4 प्रकार की? देखिए, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि मैंने आपको बताया कि जो पेरेंटिंग होती है वो 4 प्रकार की होती है। पेरेंटिंग स्टाइल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना? या आपको रीयरिंग आप जो है फैक्टर भी बोल सकते हो। तो पहले प्रकार की मैंने आपको कौन-सी बताई, इनको अच्छी तरह आपको याद करना है, ये कई बार एग्ज़ाम के अंदर आ जाती हैं। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि एक जो माता-पिता है वो अपने बच्चे की किसी भी बात को नहीं सुनते, बच्चे की रुचि का और बच्चे के मतलब किसी भी बात का उनको ध्यान नहीं है। तो बताइए ये किस प्रकार की पेरेंटिंग है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग है, यानी कि अनुशासक, यानी कि बच्चे की बात को जहाँ पर आप ध्यान में नहीं रखते। देखो पहली प्रकार की कौन-सी है डेमोक्रेटिक और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग भी बोलते हैं। जहाँ पर बच्चे की बात को जो है सामने रखा जाता है और आप अपनी बात भी सामने रखते हो। ठीक है ना? बच्चे की बात को भी सामने रखा जाता है और आप अपनी बात को भी सामने रखते हो। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जब भी माता-पिता कोई निर्णय लेते हैं, तो वो निर्णय कैसे लेते हैं? वो बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं उसके अंदर। बच्चे को क्या करते हैं उस निर्णय के अंदर इन्वॉल्व करते हैं कि भई देखो बेटा ऐसी बात है और ये जो काम है, ये मैं तुम्हारे लिए मैंने ऐसा सोचा है, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जब वो बच्चे को ये बात पूछते हैं, तो ये जो बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, जो पेरेंटिंग होती है, ये डेमोक्रेटिव प्रकार की होती है। ये कैसी होती है? ये डेमोक्रेटिव प्रकार की होती है। ठीक है ना? जिसके अंदर आप क्या कह सकते हो हाँ जी, ये जिसको आप क्या कह सकते हो कि ये जो पेरेंटिंग है, इसके अंदर केयर है बच्चे की। इसके अंदर बच्चे की क्या है? बच्चे की इसके अंदर केयर होती है और क्या होता है? जस्ट अ मिनट भई। इसके अंदर बच्चे की केयर भी होती है और बच्चे का क्या होता है? कंट्रोल भी बच्चे के ऊपर होता है। समझ में आई? कंट्रोल बच्चे के ऊपर क्या होती है? केयर भी होती है बच्चे की और कंट्रोल भी बच्चे के ऊपर इसके अंदर रहता है। केयर, कंट्रोल दोनों है। क्योंकि आप कंट्रोल तो ऐसे रखोगे ना कि आप ये बता दोगे कि भई मैं इसके बारे में ऐसा सोचता हूँ। तो केयर भी है और कंट्रोल भी है। डेमोक्रेटिक वे। दूसरी होती है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग यानी कि अधिनायकवादी शैली, यानी कि डिसिप्लिनेरियन। इसके अंदर बच्चे को अत्यधिक डिसिप्लिन के अंदर रखा जाता है, बहुत ज़्यादा अनुशासन के अंदर बच्चे को रखा जाता है। यानी कि यहाँ पर बच्चे की नहीं सुनी जाती बिल्कुल भी। बच्चे की यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। यानी कि यहाँ पर बच्चे के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बच्चे की केयर का इतना ध्यान नहीं होता। मतलब बच्चा क्या चाहता है इस बात की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं है। ठीक है ना? और बच्चे के ऊपर केवल और केवल बच्चे के ऊपर क्या रखा जाता है? कंट्रोल रखा जाता है कि अगर मैंने तुम्हें ऐसा कह दिया तो कह दिया बस। बच्चे की देखभाल का इसके अंदर कोई इतना मतलब उनको दिक्कत नहीं होती। उसके बाद देखो नंबर 3 पर, तीसरी प्रकार की जो पेरेंटिंग है, वो कौन-सी होती है? ये होती है बालक की ए ये लो जी। तीसरी प्रकार की जो पेरेंटिंग है, वो होती है परमिसिव यानी कि पेरेंटिंग यानी कि अनुमोदित, इंडल्जेंट जो पेरेंटिंग है, जिसके अंदर बच्चे से बहुत ज़्यादा मोह या लगाव रखा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे के ऊपर कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल अगर हम कंट्रोल की बात करें तो बच्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। बच्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, हाँ, लेकिन बच्चे की केयर होती है। जो इस तरह के पेरेंट्स होते हैं ना, जो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं, यानी कि इनको जो भी कुछ है ना, जो बच्चा कहेगा वही ठीक है इनके लिए। अगर बच्चा सही कहे तो भी ठीक है, गलत कहे तो भी ठीक है। यानी कि ये किसी बात के लिए बच्चे को टोकते ही नहीं है। किसी भी बात के लिए बच्चे के ऊपर टोका-टाकी नहीं करते। अगर बच्चा कहता है ना कि मैं तो आज ₹50 की चीज़ खाऊँगा, तो ये कहेंगे कोई नहीं बच्चा है ये तो खाएगा। ये उसके ऊपर यूँ रोक नहीं लगाते कि बेटा ₹50 ज़्यादा होते हैं और क्या खाओगे 50 का? बाहर का तो बेकार ही है, तो तुम ऐसे करो ₹10 की केवल चीज़ खा लो। ये बात कहने की हिम्मत नहीं है इनकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं, इंडल्जेंट होते हैं। ठीक है? यहाँ पर कंट्रोल नहीं है बच्चों के ऊपर, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। बस बच्चे की हाँ, केयर तो ये लोग करते हैं बच्चे की। उसके बाद जो नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग होती है, ये दोनों डाउन है। यहाँ ना तो कंट्रोल है, ना ही केयर है, ये दोनों ही डाउन है। यानी कि ये बेपरवाह, जिनको यही नहीं पता होता कि हमारे बच्चे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ़ अपने काम से मतलब रखते हैं। पापा है, अपने बिज़नेस से ध्यान रखेंगे, मम्मी अपने घर के काम कर ली, अपने फ़ोन पे लगी रहती है, बच्चों का कोई ध्यान नहीं है।
बच्चों ने होमवर्क किया, नहीं किया, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस बात की इनको कोई भी किसी प्रकार की भी टेंशन नहीं होती। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग बोला जाता है। ठीक है, 4 प्रकार की पेरेंटिंग याद हो गई आपको और यहाँ से अब क्वेश्चन बनकर आ सकता है। जैसे यूँ पूछ लिया कि एक माता-पिता है जो बच्चे की किसी बात का कोई ध्यान नहीं रखते, वो केवल अपने झगड़ों में ही लगे रहते हैं, तो बताइए किस प्रकार की पेरेंटिंग है? ये नेग्लेक्टफुल है। यूँ पूछ लिया कि एक जो मम्मी है, वो अपने बच्चे को किसी बात के लिए भी नहीं टोकती, जो माता है, जो उसके बच्चे चाहते हैं वही वो करती है, तो ये बताइए किस प्रकार की पेरेंटिंग है? आपको बताना है ये परमिसिव पेरेंटिंग है। यूँ पूछ लिया कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक अनुशासन के अंदर बच्चे को रखा जाता है, तो ये ऑथोरिटेरियन है। और ये पूछ लिया कि अगर लोकतांत्रिक है तो डेमोक्रेटिक वाली आप लोग बता दोगे। उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी बच्चे के ऊपर और एनवायरनमेंट ये दोनों तो सबसे ज़्यादा विकास के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अगर हम बात करें कि जो डेवलपमेंट क्या है, वुडवर्थ ने क्या कहा था, डेवलपमेंट हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट है। डेवलपमेंट क्या है? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट है। कि बच्चे के ऊपर आपने क्या किया जो डेवलपमेंट कैसे बनेगा वंशानुक्रम से। जिस तरह का वंशानुक्रम होता है, वंशानुक्रम विकास के ऊपर प्रभाव डालता है। जिस वंश के बालक होते हैं बालक उसी तरह के होते हैं जिस वो वंश के होंगे। जैसे यूँ माना जाता है कि जो निग्रो जाति के जो लोग होते हैं, उनका आईक्यू लेवल कम होता होता है और जो गोरे लोग होते हैं ना, उनका आईक्यू लेवल जो है, वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है और इनका क्या होता है, कम होता है। तो बालक की जो जाति है, जो समुदाय है, जो उनकी हेरिडिटी है ना, वो उसके ऊपर प्रभाव डालती है ना? अक्सर ये देखा गया है कि बुद्धिमान माता-पिता के बच्चे भी क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और जो मंदबुद्धि माता-पिता होते हैं ना, तो उनके बच्चे भी अक्सर मंदबुद्धि ही पाए जाते हैं। मतलब जैसे माता-पिता होंगे, वैसे ही उनकी संतान होती है, ये हेरिडिटी है। ठीक है? जैसे माता-पिता होते हैं, वैसे ही उनकी संतान होती है, ये क्या है? ये इनकी हेरिडिटी है, ठीक है? उसके बाद है जी एनवायरनमेंट पहले इन दोनों को कर लेते हैं। एनवायरनमेंट भी विकास के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, सारा मतलब आप यूँ कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा रोल तो एनवायरनमेंट का ही है। आप बच्चे को जैसा वातावरण दोगे, बच्चा वैसा ही बन जाएगा। अगर बच्चे को वातावरण मिलेगा बढ़िया, तो बच्चा बढ़िया बन जाएगा, है ना? अगर मान लो जैसे आपके पास एनवायरनमेंट हो गया, क्या हो गया आपके पास? एनवायरनमेंट हो गया। तो एनवायरनमेंट अगर होगा पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, है ना? उसको सीखने के नए-नए अवसर मिलेंगे। लेकिन जो नेगेटिव वातावरण होता है, उसके अंदर बच्चे को ज़्यादा कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि वातावरण ही प्रतिकूल है। घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, ठीक है ना? माता-पिता बिल्कुल ही अनपढ़ है, किसी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं है या फिर घर में लड़ाई-झगड़ा ज़्यादा है। लड़ाई झगड़े का घर में ज़्यादा माहौल है या फिर घर के अंदर जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली के अंदर बच्चे को पढ़ने के लिए जो एक सेपरेट रूम है वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? या फिर माता-पिता का अलगाव हो चुका है या माता या पिता में से एक की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है ना? तो बहुत से इसके कारण हो सकते हैं। इसके एक कारण नहीं बल्कि बहुत से कारण होते हैं कि जो एनवायरनमेंट होता है वो बच्चे के विकास के ऊपर प्रभाव डालेगा ही डालेगा। आप जिस तरह का एनवायरनमेंट बच्चे को मिलेगा, बच्चा वैसा ही बन जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और मनोवैज्ञानिक हमेशा से इस बात के ऊपर एक उनके अंदर डिबेट का मुद्दा रहे है, बहस का मुद्दा रहा है कि हेरिडिटी ज़्यादा प्रभाव डालती है या एनवायरनमेंट ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है? तो देखो वंशानुक्रम बीज है। अगर वंशानुक्रम बीज है, तो जो वातावरण है वो क्या है? वो मिट्टी है। ठीक है ना? तो बीज की गुणवत्ता अगर मान लो आपने घर के अंदर आम का बीज बोया, आपने घर के अंदर आम का बीज बोया, तो आम के बीज से आम ही पैदा होंगे, अमरूद थोड़ा ना लग जाएँगे उसके, आम ही पैदा होंगे। लेकिन अच्छी खाद पानी आदि देकर आमों की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। ठीक है ना? आमों की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। उसके बाद है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? बुद्धि। तो बालक की बुद्धि भी प्रभावित करती है किसको? डेवलपमेंट को, है ना? अगर एक बालक पिछड़ी बुद्धि का है, एक पिछड़ा बालक है, तो उसका विकास ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा अगर एक प्रतिभाशाली बालक है, अगर एक प्रतिभाशाली बालक है, तो उसका विकास अच्छे तरीके से होगा। ठीक है ना? जस्ट अ मिनट।
हाँ जी, अगर बालक की बुद्धि बढ़िया है, तो बालक का विकास बढ़िया तरीके से होगा। जैसे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, सृजनात्मक बच्चे होते हैं, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, तो उनका विकास बढ़िया तरीके से होता है। उसके अलावा कोई पिछड़ा बालक है या कोई मंदबुद्धि बालक है, आप कहोगे मैडम पिछड़े और मंदबुद्धि बालक में क्या फ़र्क है? पता है आपको क्या फ़र्क होता है? मंदबुद्धि बालक वो होता है जो जन्म से ही कम बुद्धि का है। जो जन्म से ही क्या है भई, कम बुद्धि का जो बालक होता है, वो मंदबुद्धि बालक म समझा जाता है। जैसे आप लाख कोशिश करने के बावजूद भी अगर आप एक बच्चे को नहीं सिखा पाए, तो वो बालक क्या है? वो मंदबुद्धि बालक है। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आप बच्चे को नहीं सिखा पा रहे, तो वो मंदबुद्धि है। अगर पिछड़े बालक की बात हम करें, तो एक प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा हुआ हो सकता है। एक प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा हुआ हो सकता है। भई पिछड़ने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे घर पर बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, या बच्चा मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना? या किसी शिक्षक का दुर्व्यवहार हो सकता है। कोई शिक्षक है बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है बच्चे के साथ, तो ही बच्चा पिछड़ जाता है। पिछड़ेपन के तो बहुत से कारण होते हैं भई। पिछड़ेपन के बहुत से कारण होते हैं। कोई टीचर ऐसा है जो जिसके बच्चे को समझ नहीं आ रही, बच्चा पिछड़ जाएगा उसके अंदर, ठीक है? अब घर के अंदर लड़ाई-झगड़ा ज़्यादा रहता है तो बच्चा पिछड़ने लग जाते हैं। जिस घर के अंदर लड़ाई-झगड़े रहते हैं ना ज़्यादा, तो बच्चे का कभी भी अच्छा डेवलपमेंट नहीं होता। तो अगर मान लो जिस घर के अंदर बच्चे के मम्मी और पापा हैं, वो लड़ते झगड़ते रहते हैं सारा दिन, तो वहाँ पर बच्चों का विकास ज़रूर प्रभावित होगा। बच्चों का विकास नहीं हो पाएगा ऐसे घर के अंदर, जहाँ पर माँ-बाप सारा दिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्योंकि बच्चे का ना वहाँ पर इमोशंस हर्ट होते हैं, और जब बच्चा इमोशनली वीक हो जाता है, ठीक है ना? फिर उसके बाद जेंडर लिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि लड़कों का विकास अलग तरीके से होता है, लड़कियों का विकास अलग तरीके से होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो एडोलेसेंस है वो लड़कियों के अंदर पहले आती है, लड़कों के अंदर बाद में आती है ना? तो इससे विकास भी प्रभावित होता है। कुछ ऐसे काम हैं जो लड़के जल्दी सीख लेते हैं, जैसे भार का उठाना, बोझ का उठाना, कोई टेक्निकल काम है, उनको बच्चे जल्दी लड़के ज़्यादा सीखते हैं। लड़कियाँ जो हैं वो घर के कामों को जल्दी सीख लेती है, ठीक है ना? तो ये जो जेंडर है, जेंडर का भी इसके ऊपर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है? जेंडर का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे कुछ एक मिनट, ये हमारे क्या होते हैं? ये प्रभावित करने वाले क्या होते हैं? कारक होते हैं। ये चीज़ हम क्या करते हैं? प्रभावित करती है। अच्छा, इसके अंदर आप कुछ और भी ले सकते हो। जैसे आप यूँ कहते हो कि समाज भी विकास को प्रभावित करता है। अगर कोई बच्चा एडवांस समाज के अंदर जन्म लेगा, एडवांस समाज है, तो बच्चा भी एडवांस होगा। अगर कोई बच्चा किसी पिछड़े हुए गाँव के अंदर, कोई आदिवासी क्षेत्रों के अंदर अगर बच्चे ने जन्म लिया है, तो फिर वो बच्चा उसी प्रकार का हो जाएगा। तो समाज इसके अंदर एक अहम रोल अदा करता है। फिर विकास के अंदर टीचर भी अपना रोल अदा करते हैं। अगर टीचर अच्छे होंगे, अच्छा वातावरण देंगे, तो बच्चा अच्छा बनेगा, नहीं तो बच्चा अच्छा नहीं बनता, है ना? टीचर का भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना? परिवार के अंदर अगर गरीबी है, आर्थिक स्थिति भी विकास के ऊपर विकास को प्रभावित करती है। अगर परिवार के अंदर अत्यधिक गरीबी है, तो बच्चे का विकास प्रभावित होगा। अगर बहुत ज़्यादा अमीरी है, तो भी बच्चे का विकास प्रभावित होगा, है ना? भई हर तरह से, क्योंकि जो अमीर जो लोग हैं, वो बच्चे को हर वो सुविधा दे सकते हैं, हर वो चीज़ लाकर दे सकते हैं, जो बच्चे के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर अत्यधिक गरीबी है, तो फिर बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ठीक है? बच्चे का डेवलपमेंट जो है, वो ढंग से नहीं हो सकता। तो ये जो फैक्टर है, ये भी क्या करते हैं? उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है? तो ज़्यादातर तो अगर हम मेन की बात करें, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ही सबसे ज़्यादा बालक के ऊपर प्रभाव डालता है। क्या डालता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा बालक के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपकी? मेरे ख्याल से तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये वैसे भी ये जो विकास का टॉपिक है, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से करवा रही हूँ, है ना? ये जो विकास का टॉपिक है, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह से करवा रही हूँ वैसे भी। ये लो जी। ठीक है। हाँ जी। तो देखिए भई, आगे हम बात करेंगे डिले और डाइवर्शन इन डेवलपमेंट। आगे हम किसकी बात करेंगे कि डाइवर्शन के अंदर जो डिले हो रहा है यानी कि विचलन, जो विचलन हो रहा है, तो उसको मतलब डेवलपमेंट को क्या-क्या चीज़ें विचलित कर सकती है? मतलब जैसे
डेवलपमेंट यू सीधा चल रहा है, तो अगर ये यहाँ पर आ गया तो भी विचलन हो गया, अगर ये डाउन जा रहा है तो भी विचलन है। समझ में आई बात? देखो दोबारा समझो, जैसे आपका डेवलपमेंट ऐसे चल रहा है, अगर कोई अपर से अपर मतलब इससे ऊपर कुछ डेवलपमेंट जल्दी हो रहा है, जैसे 10 साल का बच्चा है और वो 14 साल वाले काम कर रहा है, तो ये अपर चल रहा है डेवलपमेंट। और यदि 10 साल का बच्चा 6 साल वाले काम कर रहा है, तो फिर ये डाउन चल रहा है, तो ये विचलन है। यानी कि जो डेवलपमेंट है ना, वो चलता-चलता अपनी राह से भटक जाता है, या तो अपर में चला जाता है या लोअर में चला जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विचलन बोलते हैं। ठीक है? तो विचलन के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, एक बार में ज़्यादा हो जाता है, जितना मैं करवा रही हूँ उतना आप याद कर लीजिए। ठीक है? तो चलिए जी, आपका थैंक यू, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।